तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, एनुअलाइज, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एनुअलाइज रिटर्न, इंटरेस्ट रेट्स और अदर्स में थोड़ा पार्ट है वो भी कवर कर लेंगे आज ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न और टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न से। मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? दोनों रिटर्न कैलकुलेशन का ही तरीका है। इसको हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ठीक है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न तो हम लोग लास्ट क्लास में कर ही चुके हैं। एक तो सम देख के ना हम लोग और अच्छे से इसको क्लीनली समझ जाएंगे। ये थोड़ा सा वैसा हेज मतलब क्लमजी लग रहा होगा, बट ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग दोनों चीज़ कैलकुलेट करेंगे और समझेंगे कि ये दोनों अलग क्यों रिटर्न देता है। मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न ना हमेशा टाइमिंग और मैग्नीट्यूड ऑफ कैश फ्लोज को कंसिडर करता है। मतलब कि जब भी हम लोग अगर कोई पैसा हम लोग ये फोरकास्ट किए कि नेक्स्ट ईयर में हम लोग को इंटरेस्ट रिटर्न ज़्यादा मिलेगा और उसके चलते हम लोग ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किए, लेकिन चीज़ें उल्टी हो गई। क्या हो गई? चीज़ें रिवर्स हो गई और हम लोग को ज़्यादा के बदले नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो ये इफेक्ट को कैप्चर हमेशा मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर इन दैट सिनेरियो अगर मनी और टाइम वेटेड दोनों कैप्चर कर रहे हैं तो मनी वेटेड रिटर्न बहुत जोर से नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये सम करते ऐसे भी समझ आ ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 2 3 एसेट्स अंडर मैनेजमेंट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर में मेरे पास ये अमाउंट था और रिटर्न मेरे को कितना मिला है। ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में कैश फ्लो मेथड से। चलो देखते हैं। तो अगर मेरे पास कैश फ्लो में हमेशा जो भी अमाउंट मेरे पॉकेट से जा रहा है विल बी नेगेटिव अमाउंट और जो भी मेरे पास आ रहा है विल बी अ पॉजिटिव अमाउंट। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट ईयर में 1000 पे आई हैव अर्न 15%, मतलब कितना आई हैव अर्न? 1000 इंटू 1.15, दिस इज 1150। तो कैश फ्लो में भी हम लोग साइमल्टेनियसली एंटर करते जाते हैं। सबसे पहले मैंने अपने फंड में 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, तो फर्स्ट ईयर में 1000 रुपये मेरे पॉकेट से आउट फ्लो हुआ है। सेकेंड में क्या हुआ है? 1000 पे आई अर्न 15%, 1150, तो 150 का मेरा रिटर्न है। और सेकेंड ईयर पे वो 4000 हो गया, मतलब आई हैव डेफिनेटली एडेड समथिंग टू दिस, तभी ये ज़्यादा बढ़ गया। तो 4000 माइनस 1150 कितना हुआ? 2850। तो सेकेंड ईयर में 2850 मेरे पॉकेट से गया है। ठीक है, कितना जा रहा है पॉकेट से, समझ आ गया। अब ये 4000 पे आई हैव अगेन अर्न 14%, मतलब कितना हुआ? 4000 इंटू 1.14, मतलब 4560। 4560 मेरा बैलेंस बचा है, लेकिन थर्ड ईयर में मेरे पास अमाउंट कितना है? 45,000, मतलब एक्स्ट्रा हाउ मच हैव आई एडेड? आई हैव एडेड 40,440। तो ये भी मेरे पॉकेट से गया, ये भी अमाउंट नेगेटिव में जाएगा कैश फ्लो में। फिर थर्ड ईयर में 45,000 जब मैंने लगाया तो मेरा रिटर्न बहुत जोर से गिर गया। कितना? -4%, सो दैट इज 43,200। अब आई विल टेक दिस बैक होम, ये मेरे पास आ गया तो ये मेरा पॉजिटिव में रिटर्न जाएगा। तो थर्ड कैश फ्लो में मेरा कितना अमाउंट आया? 43,200। अगर हम लोग ये सारे डेटा को इसमें पुट करते हैं कैश फ्लो में और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो कितना अमाउंट आएगा? चलो कैलकुलेट करते हैं। कैश फ्लो में CF0 में -1000, CF1 में 28,550, सेकेंड ईयर में 4440, मतलब 40,440, थर्ड में 43,200। ये हो गया एंटर IRR CPT। सो द अमाउंट दैट केम इज 2.22% नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जब मैंने ज़्यादा अमाउंट डाला था तब मेरा रिटर्न नेगेटिव हो गया था। सो दिस इफेक्ट हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। ये सेम क्वेश्चन का ना हम लोग टाइम वेटेड भी करते हैं, तब मज़ा आएगा। टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है, जैसा कि स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है कि 3 ईयर का इन्वेस्टमेंट है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। तो टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न हम लोग कैसे निकालते हैं? थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं स्क्रीन पे, और होल्डिंग पीरियड रिटर्न जब भी 1 साल से ज़्यादा का है तो दिस विल बी सिमिलर एज ज्योमेट्रिक मीन, मतलब 1.15 इंटू 1.14 इंटू 0.96, सबका फैक्टर ले लेंगे, होल टू द पावर 1/n। तो ये वैल्यू
आ गया हम लोग का, ठीक है। तो ये कितना होगा 1.15 इंटू 1.14 इंटू 0.96 STO1 टू द पावर कितना 1/3 this to the power this minus 1 into 100. So the amount came is 7.967. ये कितना पॉजिटिव में है, क्यों? क्योंकि ये वो इफेक्ट को कैप्चर ही नहीं करता। तो मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न और टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न समझ में आ गया। अब हम लोग शिफ्ट करेंगे एनुअलाइज रिटर्न पे। एनुअलाइज रिटर्न जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एनुअलाइज रिटर्न क्या होता है। अगर हम लोग को किसी सिक्योरिटी का 3 महीना का रिटर्न दिया है, किसी का 4 मंथ्स का रिटर्न दिया है, किसी का 2 वीक्स का रिटर्न दिया है, तो हाउ विल आई गोइंग टू दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन सा अच्छा है। चलो एक क्वेश्चन से करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी एंड सिक्योरिटी सी। सिक्योरिटी ए का 100 डेज का रिटर्न है 6.2। इसका फॉर्मूला क्या है? हमेशा याद रखना, फैक्टर मतलब 1 प्लस आर होल टू द पावर डिजायर्ड कहाँ जाना है बाई जितना दिया है, डिजायर्ड बाई एक्चुअल, ठीक है। तो इसका क्या होगा? रिटर्न कितना है? फैक्टर 1.062, जाना कहाँ पे 365 डेज, दिया कितना एक्चुअल 100 डेज, तो टू द पावर कितना होगा 365/100। तो यहाँ पे ये हो गया 1.062, तो ये क्या होगा 1.062 होल टू द पावर 365 डिजायर्ड बाई एक्चुअल कितना 100 है, ठीक है। तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा? चलो कैलकुलेट करते हैं। 1.062 365/100, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 24.55%, ठीक है। सेकेंड वाले को भी अगर इसी तरह से कैलकुलेट कर लें, इसमें क्या है 4 वीक्स का रिटर्न दिया है। टोटल साल में कितने वीक्स होते हैं? याद रखना 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। तो 1.02 डिजायर्ड मतलब कहाँ जाना है 52 की ओर जाना है, बाई एक्चुअल कितना दिया है 4 दिया है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा कैलकुलेट कर लेंगे। और 1.05 टू द पावर इधर कितना का मंथ्स का 3 मंथ्स का रिटर्न दिया है, तो 3 मतलब जाना कहाँ है, टोटल 12 मंथ्स होता है, 3 दिया है, वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसको अगर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग डायरेक्टली तो कितना होगा 52/4 1.02, तो यहाँ पे ये हो गया 29.36% और ये हो गया 1.05 टू द पावर दिस -1 इंटू 100, ये हो गया 21%, 0.55%। तो बेस्ट कौन सा हुआ? ये वाला हुआ, मतलब ये वाला रिटर्न हम लोग का 4 वीक्स वाला हम लोग को सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। समझ में आ गया? इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनुअलाइज रिटर्न। एनुअलाइज रिटर्न भी हम लोग का खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अदर्स वाले में। अब हम लोग इंटरेस्ट रेट पढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट में क्या क्या पार्ट है, इसको डिलीट करते हैं इक्वेशन से और इंटरेस्ट रेट्स को लाते हैं इक्वेशन में। चलो, इंटरेस्ट रेट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये मैं आपको थोड़े अच्छे से समझाऊंगी। इंटरेस्ट रेट्स में क्या क्या होता है, हम लोग ना हर चीज का प्रीमियम मांगते हैं। जो भी चीज का रिस्क मैं ले रही हूँ, आई विल आस्क फॉर अ प्रीमियम, आई विल डिमांड अ प्रीमियम फॉर दैट। रिस्क फ्री रेट एक होता है, तो इसमें ये सब ब्रॉड पार्ट्स है, ठीक है। ये याद रखने का पार्ट्स है कि इसमें क्या क्या है। इंटरेस्ट रेट्स में है, एक है रिस्क फ्री रेट, मतलब ये तो कोई भी रिस्कलेस सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्ट करते हैं इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अब एक्स्ट्रा और तुम क्या दे रहे हो ये बताओ मेरे को। इन्फ्लेशन प्रीमियम अगर बढ़ जाता है, अगर मैं थोड़े टाइम के लिए तुम्हारे में इन्वेस्ट करी और इन्फ्लेशन हो जाता है, प्राइसेस बढ़ जाती है, तो तुम इसका भी मुझे प्रीमियम दो, इन्फ्लेशन प्रीमियम। डिफॉल्ट प्रीमियम, डिफॉल्ट वर्ड से क्या समझ में आ रहा है कि अगर तुम डिफॉल्ट कर जाओ कल तो मेरे को उसका भी डर है, तुम उसका भी प्रीमियम दो मेरे को कि कल को तुम बैंकरप्ट हो गए तो फिर मेरे को कौन देगा पैसा, ठीक है। लिक्विडिटी प्रीमियम, लिक्विडिटी मतलब वर्ड लिक्विडिटी से क्या समझ में आता है, लिक्विड। लिक्विड मतलब सबसे ज्यादा लिक्विड क्या चीज है, सबसे ज्यादा लिक्विड कैश होता है।
वो एक अलग लिक्विडिटी है। और यहाँ लिक्विडिटी मतलब हम लोग किसी चीज़ को कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई सिक्योरिटी को हम लोग बहुत जल्दी से उसका उसका डिमांड सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, तो वो बहुत हाईली लिक्विड है, ठीक है, उसको हम लोग फट से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और अगर कोई चीज़ बहुत रेयरली ट्रेड होता है तो उसमें लिक्विडिटी प्रीमियम चार्ज करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर है मेच्योरिटी प्रीमियम। तो मेच्योरिटी मतलब अगर इफ आई एम टेकिंग अ 5 ईयर का तुमसे 5 ईयर के लिए आई एम इन्वेस्टिंग, तो मेरे को मेच्योरिटी रिस्क, मेरे को रिस्क है कि 5 साल बाद क्या चीज़ क्या ही हो जाए, तो इसका भी मेरे को प्रीमियम दो। तो मेच्योरिटी मतलब ज़्यादा दिन के लिए। इन रिस्क फ्री मतलब ये तो सभी को ही दे रहा है, रिस्क फ्री। और CFA इंस्टीट्यूट हमेशा यूएस का टी बिल्स को एकदम रिस्क फ्री कंसिडर करते हैं। और एक चीज़ जो हम लोग को याद रखना है वो है RF प्लस इन्फ्लेशन को मिला के बनता है नॉमिनल। इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल। अगर सम में नॉमिनल दिया है मतलब आंख बंद करके ये याद रखना कि इसमें इन्फ्लेशन प्रीमियम ऑलरेडी एडेड है, वापस से इन्फ्लेशन प्रीमियम ऐड नहीं करेंगे। डिफॉल्ट मतलब अगर तुम डिफॉल्ट कर जाते हो, जैसे अगर कॉर्पोरेट है और एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो डिफॉल्ट किस में है चांसेस ज़्यादा? ऑब्वियसली कॉर्पोरेट। गवर्नमेंट को तो चांसेस है कि कम डिस्काउंट, अनटिल अनलेस वो पाकिस्तानी की है। फिर लिक्विडिटी प्रीमियम मतलब अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लिक्विड है तो उसमें हम लोग लिक्विडिटी कम चार्ज करेंगे, ठीक है। मैच्योरिटी मतलब अगर 2 महीने का है और अगर 5 ईयर का है तो मैच्योरिटी प्रीमियम किस में हाई होगा? डेफिनेटली इसमें हाई होगा, क्योंकि ये ज़्यादा दिन के लिए लिए। तो ये चीज़ हम लोग को याद रखना है रिस्क इंटरेस्ट रेट में, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट वाला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब अदर्स में क्या क्या है वो देखते हैं। अदर्स में है ग्रॉस वर्सेस नेट रिटर्न, ग्रॉस प्री एंड पोस्ट टैक्स रिटर्न, रियल रिटर्न और लेवरेज रिटर्न। लेवरेज में क्या क्या है? ग्रॉस वर्सेस नेट। ग्रॉस मतलब क्या? ये बहुत छोटा छोटा पार्ट है, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लें। ग्रॉस मतलब लेट्स सपोज कि एक फंड है, ठीक है। अब वो फंड अगर 8% कमा रहा है तो वो उसका ग्रॉस रिटर्न हुआ या नेट रिटर्न हुआ? ग्रॉस मतलब अभी इसमें से कुछ माइनस नहीं हुआ है, ग्रॉस है। ग्रॉस में हमेशा ये याद रखना कि जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर चुका है, ग्रॉस मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग एक्सपेंस माइनस किया हुआ है। ट्रेडिंग मतलब उसका इन्वेस्टमेंट करने का जो भी कमीशंस लगता है वो ग्रॉस रिटर्न में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन ग्रॉस में क्या इंक्लूडेड नहीं होता है? मैनेजर जो अपना फीस चार्ज करता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है ग्रॉस रिटर्न में, ठीक है। तो अगर मेरे को क्वेश्चन में ये दिया है कि ग्रॉस रिटर्न आपका 8% है और ट्रेडिंग एक्सपेंस 2% है, ट्रेडिंग एक्सपेंस 2% है और मैनेजमेंट का फी 2% है, तो नेट रिटर्न कितना होगा? ये है नेट रिटर्न जिसमें हम लोग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस चार्ज करते हैं। तो अगर इसमें मैनेजमेंट का खर्चा 2% है तो नेट रिटर्न कितना होगा इस इक्वेशन में? 8% का ग्रॉस, ट्रेडिंग 2% और ये 2%। हम लोग को ग्रॉस में तो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। चलो एक ठो ग्रॉस में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो ये माइनस नहीं होगा। ग्रॉस से अगर हम लोग को नेट की ओर जाना है, इधर लिखते हैं, अगर हम लोग को ग्रॉस से नेट की ओर जाना है तो इन दोनों के बीच का फासला क्या है? सिर्फ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का फासला सिर्फ मैनेजमेंट फी है और कुछ नहीं। ट्रेडिंग फीस अगर है तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हो गया मैनेजमेंट और नेट, ग्रॉस रिटर्न और नेट रिटर्न। अगर एक फंड का ग्रॉस रिटर्न है उसमें से हम लोग नेट रिटर्न निकाल लिए तो अब हम लोग आ गए लास्ट की ओर। अब हम लोग इसमें से सिर्फ टैक्स माइनस करेंगे और हम लोग का रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अगर 8% ग्रॉस है, अगर ये ग्रॉस 8% है और ये नेट रिटर्न मेरा 6% है और टैक्स का अमाउंट दिया है 30%, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना होगा? पोस्ट टैक्स विल बी नेट माइनस टैक्स। नेट में 6% कमाए, टैक्स अगर 30% है तो बचा कितना? 0.7। सो पोस्ट टैक्स रिटर्न विल बी, ये लिखते हैं, पोस्ट टैक्स रिटर्न विल बी 6 into 0.05 दैट इज 4.2%, ठीक है। ये समझ में आ गया कि ये 0.7 क्यों किए? ये 0.7 इसीलिए किए क्योंकि 30% काट दिए तो बचा कितना? 7%, 70.7, 6 into 0.7, 4.2%, ठीक है। अब और एक पार्ट जो है उसको हम लोग थोड़ा सा शांति से पढ़ेंगे और थोड़ा सा ध्यान लगा के भी पढ़ेंगे, ठीक है।
वो है लेवरेज्ड रिटर्न। लेवरेज रिटर्न क्या होता है? लेवरेज रिटर्न मतलब कि जब हम लोग ना कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट दो तरह से कर सकते हैं, ये याद रखना। या तो जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो सब अपने पॉकेट से दे दे, या तो फिर हम लोग आधा या मैक्सिमम अमाउंट बोरो कर ले, उसको बोलते हैं लेवरेज। जैसे ही हम लोग के दिमाग में लेवरेज आता है ना, हमेशा ये याद रखना कि वो है आर या पार। अगर उधार लेके हम लोग अच्छा रिटर्न कमा लिए तो लेवरेज रिटर्न और हाई हो जाएगा, और अगर हम लोग बोरो करके जैसे उधार लेके अगर हम लोग और कम अमाउंट रिसीव किए, मतलब मेरा एक्सपेंस ज़्यादा लग गया, डेट का खर्चा, तो बहुत बुरा नुकसान पड़ेगा। ये चीज हमेशा याद रखना, दैट इज इट एम्पलीफाइज रिटर्न्स, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। तो ये चीज हम लोग एक एग्जाम्पल से करते हैं, लेवरेज रिटर्न है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 10 मिलियन का मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू है। तो 10 मिलियन में व्हाट आई हैव डन इज, पूरा अमाउंट मेरा नहीं है, ठीक है, इसमें 3 मिलियन मेरा बोरोड अमाउंट है और 7 मिलियन मेरा खुद का लगाया हुआ पैसा है। तो जो बोरोड अमाउंट ऑब्वियसली मेरे को उस पर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 5%, और मेरा लगाया हुआ 7 मिलियन का इक्विटी है। तो अब अगर हम लोग इस पूरे पोर्टफोलियो में 8% कमाए हैं, ठीक है, मतलब 8% आई हैव अर्न्ड, दिस इज द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। तो पहले एक इंट्यूशन से समझते, हमेशा CFA में ना जितना कुछ हम लोग इंट्यूशन से समझ सकते हैं बिना कैलकुलेशन के वो कर लेंगे। तो अगर 8% कमाए हैं और 5% मेरा जा रहा है एज अ इंटरेस्ट ऑन डेट, तो डेफिनेटली मेरा लेवरेज रिटर्न हाई होगा क्योंकि मेरा खर्चा कम पड़ रहा है, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे कितना, तो यहाँ पे देखते हैं रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो 8% है, तो ज़्यादा है अगर मेरा रिटर्न, तो ये फॉर्मूला को थोड़ा समझते हैं। तो लेवरेज रिटर्न ज़्यादा है, क्यों? 8 तो मिल ही रहा है मेरे को, ये तो मेरा है ही, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, दैट इज 8 एक्स्ट्रा माइनस जो दे रहे हैं, दैट दिस इज मेरा डेट का खर्चा, इंटरेस्ट ऑन डेट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डेट कितना था? 5% ऑफ 10 मिलियन, मतलब 5 मिलियन, और ये 8% माइनस 5%, 3% एक्स्ट्रा कमाए। किस रेशियो में कमाए? डेट टू इक्विटी कितना है, चलो ये देखते हैं। ये 8% हुआ, ये हुआ 3% ऑफ व्हाट? डेट कितना था मेरा? 3 मिलियन का डेट था, 7 मिलियन का मेरा खुद का अमाउंट था, खुद का इक्विटी था। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आएगा? 8% प्लस 3/7, दैट इज 3/7 का 3% इंटू 0.03, 3 इंटू 3/7, 3 इंटू, सो इधर हम लोग कितना एक्स्ट्रा कमाए? 1.286%। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम लोग इस पे नीचे, ये क्या अमाउंट हो गया? 9.286%। तो हम लोग अब सब कुछ रैप अप कर चुके हैं, हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट्स को कंप्लीट कर दिया है। एक सेकेंड, अब अगर मैं यहाँ पे अच्छे से ये बताऊं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न और मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न को कैप्चर कर लिया है ना। फिर हम लोगों ने आज ये पढ़ा कि एनुअलाइज कैसे करते हैं रिटर्न्स को। जस्ट अ समरी, एनुअलाइज मतलब कितना चाहिए मेरे को? 1 + r टू द पावर डिजायर्ड बाय एक्चुअल, ठीक है। कितना, कहाँ जाना है? डिजायर्ड बाय एक्चुअली था ना। तो हम लोग यहाँ पे ये पढ़ लिए। फिर हम लोगों ने आज ये पढ़ा, अदर्स वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए, ग्रॉस, नेट, पोस्ट टैक्स, प्री टैक्स, और हम लोग इंटरेस्ट रेट्स कंप्लीट कर लिए। खत्म, रेट्स ऑफ रिटर्न ये वाला पार्ट डन। सो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर।